नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आपने थंबनेल देख करके पता कर लिया कि वीडियो किस विषय पे है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक भी EMI या इंटरेस्ट आपको पेड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपने अगर कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख करके कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपने मान लीजिए कि 4 EMI या 4 इंटरेस्ट। EMI और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? जब भी आप CC लिमिट बनवाते हैं या बिजनेस लोन लेते हैं तो उस पर आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, जैसे होम लोन लिया है, तो उसके लिए आपको कोई भी EMI देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है EMI और इंटरेस्ट में। अगर आपने 4-5 EMI या इंटरेस्ट नहीं दी है और उसके बाद आपके पास पैसा जब आता है तो आप अपनी EMI या फिर इंटरेस्ट पे करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होती है ये आपको पता नहीं है। आप अपनी EMI या फिर इंटरेस्ट देने लगते हैं और पिछला जो आपका 4-5 EMI या इंटरेस्ट जो बकाया है वो आप बाद में देने की सोचते हैं। फिर भी बैंक आपसे इंटरेस्ट और EMI लेता है और आपके ऊपर सरफेसी एक्ट में लीगल नोटिस भी साथ ही साथ भेजता है। एक तरफ बैंक आपसे EMI और इंटरेस्ट भी ले रहा है, साथ ही साथ वो आपको लीगल नोटिस भी भेज रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचते हैं कि हमसे EMI या इंटरेस्ट भी ली जा रही है और दूसरी तरफ बैंक हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले रहा है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, जैसे ही आपने अपनी लगातार 3 EMIs को पे नहीं किया या इंटरेस्ट को पे नहीं किया, आपका अकाउंट NPA कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन बैंक आपको NPA कैटेगरी में जाने का कोई भी नोटिस आपको नहीं देता है। अगर आप बैंक के टर्म एंड कंडीशन से फैमिलियर नहीं हैं, आपको बैंक के टर्म एंड कंडीशंस नहीं पता है, तो बैंक वाले आपसे EMI और इंटरेस्ट लेते रहते हैं और साथ ही साथ वह आपके ऊपर लीगल एक्शन और नोटिस भेजते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में आप जब बैंक से पूछते हैं कि आप हमसे EMI और इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन आप साथ ही साथ हमारे ऊपर ये लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? बहुत बार बैंक कहते हैं कि अरे इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप EMI पेड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक आपको भ्रम में डाले रखता है और आपसे EMI लेता रहता है और आपके ऊपर लीगल एक्शंस लेता रहता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो आप उनको अपना इंटरेस्ट या EMI देना बंद कर दीजिए। एक भी EMI मत दीजिए। देखिए, जब आपने 3 महीने लगातार EMI इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपका अकाउंट NPA हो जाता है। आपका अकाउंट एकदम बंद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिसको कि बैंकिंग भाषा में बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि बैंक ने जो लोन दिया है उस पर उसको ना EMI मिल रहा है ना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक ऐसे खाते को एक प्रकार से उसको फ्रीज कर देता है कि आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपना पैसा डालते हैं तो बैंक उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर देता है, उसको निकाल लेता है, उसको वो पेनल्टी में एडजस्ट कर लेता है। अगर आपने 4 EMI बाउंस की है और उसके बाद आप अपना पैसा देते हैं तो जितना भी पैसा आप देंगे वो सब नुकसान हो जाएगा। तो NPA के बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी EMI फिर से शुरू करें तो जितनी भी किस्तें आपकी टूटी हुई हैं, जितने भी आपके EMI या फिर इंटरेस्ट बाउंस हुए हैं, उनको पेनाल्टी के साथ आप एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे और बैंक आपको कमिटमेंट लेटर देगा। मान लीजिए कि 4 किस्तें या EMI आपकी टूटी हुई हैं, तो 4 EMI और उसका इंटरेस्ट जो उसके साथ लगेगा उसको आप पेड करेंगे। फिर बैंक आपको कन्फर्मेशन लेटर देगा कि हाँ, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और 24 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट को हम रेगुलर कर देंगे। तो अगर इस प्रकार का कमिटमेंट लेटर बैंक लिख करके देता है तो ही आप उसको
पेमेंट करिए, नहीं तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप सेटलमेंट में जाएं, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर एनपीए होने के साथ ही डाउन हो गया है, तो फिर आपको और नुकसान सहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हम आपको यही बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनपीए के बाद आप सिंगल अमाउंट भी मत पे करिए, 10 रुपये भी बैंक को मत दीजिए ईएमआई या फिर इंटरेस्ट के रूप में। आपको अगर पूरा का पूरा ओवर ड्यू पेमेंट करना है, ओवर ड्यू का मतलब होता है जो आपका ईएमआई बाउंस हुआ है उसके साथ जो पेनल्टी लग रही है उसको एक मुश्त आप पेड करके आप बैंक के साथ अपना अकाउंट एनपीए से पीए कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बैंक आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, तो ही आप अपना आगे का लोन का ईएमआई या फिर इंटरेस्ट पे करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। नहीं तो एनपीए होने के बाद अगर आप बैंक से बिना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी लिखा पढ़ी के कोई भी ईएमआई या फिर इंटरेस्ट आप देंगे तो वो सारा का सारा पैसा बैंक पेनल्टी में काट लेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेता रहेगा। 13(2) की नोटिस, 13(4) के नोटिस, डीएम पोजीशन नोटिस और फिर ऑक्शन की नोटिस आपको देता रहेगा। जब आपके पास ऐसी नोटिस लास्ट में आएंगी तो फिर आपके पास किसी प्रकार से ऑप्शन नहीं होगा, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, बैंक ने आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, नोटिस आ रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, इसे अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।